गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर और आपकी बुक का 10th चैप्टर नेताजी का चश्मा। और इसके जो राइटर हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं, ठीक है। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम थोड़ा बहुत राइटर के बारे में जान लेते हैं कि राइटर कौन थे, या उनका जन्म कहाँ हुआ था, या उनकी कौन सी रचना है, या फिर उनकी जो रचनाएं हैं वो किस चीज़ को रिलेट करके लिखी गई हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत राइटर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्वयं प्रकाश जी हैं, आप यहाँ पर साफ देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी जो एजुकेशन थी वो क्या थी। तो साफ लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म था वो 1947 में हुआ था इंदौर में, ठीक है। और कहने को ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी साहित्य में इनका बहुत इंटरेस्ट था, या फिर हिंदी कविताएं लिखना, हिंदी के बुक्स को पढ़ना इन काफ़ी इन्हें अच्छा लगता था, जिसकी वजह से ये क्या करते थे अपने सर्विस टाइम में, मतलब जब ये जॉब करते थे उस टाइम में ही ये क्या करते थे कुछ टाइम हिंदी साहित्य को भी दिया करते थे। और देने का ही एक कारण है जिसके कारण से इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को भी लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा बहुत उनकी रचनाओं के बारे में जान जाते हैं। उनकी जो रचना है वो आप यहाँ पे देखेंगे, साफ लिखा है कि सूरज कब निकलेगा, आदमी की जात, ईंधन, बीच में विनय, अच्छे दिन भी। ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं और काफ़ी मतलब इनको इनके लिए हिंदी साहित्य में इनको सम्मानित भी किया गया। तो हिंदी साहित्य में इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। और इनकी जो रचना थी उसका जो मुख्य विषय था, ठीक है, दो था। एक तो ये था कि ये जो मध्य वर्गीय परिवार है या जो निम्न वर्गीय परिवार है उनके ऊपर जो अत्याचार होता था, जो शोषण होता था, उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे, ठीक है। तो एक तो इनकी रचना की लोकप्रियता का कारण ये था कि ये शोषण के, यानी कि जो भी वर्गीय शोषण है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे भी साफ लिखा है कि वर्गीय शोषण के विरुद्ध ये क्या करते थे, चेतना जगाने का काम करते थे। यानी कि मध्य वर्ग में शोषण किया जा रहा हो या फिर निम्न वर्ग में शोषण किया जा रहा हो, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे, लोगों को जागरूक करते थे ताकि लोग अपने राइट्स को लेकर उसकी डिमांड कर सकें और अपने हक को जानें। तो इस तरीके से जो उनकी रचनाएं थीं वो वर्ग शोषण के विरुद्ध तो थीं, और साथ ही साथ इनकी जो रचनाएं थी वो देशभक्ति से भी रिलेट करके होती थी, ठीक है। यानी कि देश हित में जो भी कार्य कर रहा है वो देशभक्ति होता है। तो देशभक्तों से रिलेट करके और देशभक्ति से रिलेट करके, देश हित से रिलेट करके इनकी रचनाएँ होती थी। तो लेसन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है नेताजी का चश्मा, ये भी क्या है, देशभक्ति के बारे में ही है और देश हित के बारे में ही है, ठीक है। यानी कि वो यही बात कह रहे हैं कि अगर सब लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम अपने एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है। तो उनको भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है तभी हमें एक अच्छी लाइफ मिली है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये उन सबका सम्मान करना चाहिए। और ये उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो देशभक्ति होती है वो किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं होता है, बल्कि देश में रहने वाले हर इंसान से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, सभी से प्रेम करना होता है, ठीक है। इसीलिए इस कहानी में उन्होंने एक ऐसे साधारण से पात्र को दिखाया और ये चीज़ बताया है कि देशभक्ति के लिए सरहद पे जाके लड़ना ही नहीं होता है। अगर आपके अंदर देश के प्रति सम्मान है, प्यार है, तो अगर आप देशभक्तों का भी सम्मान करते या फिर देश हित में काम करते तो भी आपकी वो देशभक्ति ही कहलाएगी। ऐसा नहीं होता है कि आप सरहद में जाकर लड़े और अपनी जान दे दिए या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े तो ही आप देशभक्त कहलाएंगे, नहीं। अगर आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं, देश में पाई जाने वाली सभी चीज़ों का सम्मान कर रहे हैं, देशभक्तों का सम्मान कर रहे हैं, तो भी आप एक सच्चे देशभक्त कहलाओगे। यहाँ पर उन्होंने अपनी इस कहानी में जो कैप्टन नाम का एक चरित्र दिखाया, उसके माध्यम से उन्होंने यही चीज़ बताने का प्रयास किया है कि अगर हम साधारण जीवन जीकर भी अपने देश के प्रति अपनी श्रद्धा को या फिर अपने प्रेम को या फिर अपने क्या बोलते हैं देश प्रेम को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबको पता है कि जो लेसन का नाम होता है या जो शीर्षक होता है वो क्या होता है, कहानी का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि जो शीर्षक होता है वो कहानी का केंद्र बिंदु होता है। अगर इस कहानी का जो शीर्षक है वो है नेताजी का चश्मा,
तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कहानी है वो उन्हीं नेताजी के बारे में और उनके चश्मे को संबंध करके लिखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेताजी के नाम पे हमें सबको पता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चाचा बोलते हैं तो हमको जवाहरलाल नेहरू का नाम याद आता है, राष्ट्रपिता बोलते हैं तो हमको महात्मा गांधी का नाम याद आ जाता है। ठीक है, तो वैसे अगर हम नेताजी बोलते हैं तो हमको सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आ जाता है। और जब हम सुभाष चंद्र बोस का नाम याद करते हैं तो हमें उनका गेटअप याद आ जाता है कि वो सर पे टोपी पहनते थे, वर्दी पहनते थे और उनकी आंखों पर एक चश्मा होता था। तो उनकी पूरी पर्सनालिटी हमारे सामने आती है। और अगर उसमें से हम किसी एक चीज़ को भी चेंज पाते हैं, ठीक है, अगर उसमें से कुछ भी परिवर्तन दिखता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि आखिर वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर संबंधित करके इस कहानी को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर नेताजी की मूर्ति के बारे में लिखा गया है और ये चीज़ बताया गया है कि वो मूर्ति क्या थी, एक कस्बे के चौराहे पर तो थी, वो मूर्ति संगमरमर की बनी थी, लेकिन उसका जो चश्मा था क्या था, वो रियल का था। तो सोचिए, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल का, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ उसी घटना को लेकर कि मूर्ति का चश्मा रियल क्यों है, और अगर रियल है तो लगाया कौन है, और बार बार वो चश्मा चेंज क्यों हो जाता है, उसी चीज़ को लेकर इस कहानी को लिखा गया है। अगर रियल क्यों है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर चेंज हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसी चीज़ को इस कहानी में लेखक ने बताया है। तो इस कहानी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कहानी के बारे में। ठीक है, इस कहानी में 2 पात्र हैं, 2 से 3 पात्र हैं। एक हालदार साहब है, दूसरा कैप्टन है और तीसरा एक पान वाला है। हालदार साहब यानी कि वो जो अक्सर उस कस्बे के चौराहे से गुजरते थे, जिन्होंने सारी चीज़ें पॉइंट आउट की कि मूर्ति संगमरमर की है लेकिन चश्मा क्यों रियल का है, वो उनका कैरेक्टर ये था। और फिर वो जानने चाहते थे कि ऐसा क्यों है। दूसरा इसमें कैरेक्टर पान वाले का दिखाया गया है। पान वाले का एक क्वेश्चन भी आता है कि पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पान वाले का इसमें बताया गया कि वो काला सा था, मोटा सा था और हमेशा पान खाता रहता था और हमेशा बत्तीसी दिखाता रहता था। तो जब कैप्टन साहब उसकी दुकान पे पान के लिए रुकते हैं और वो मूर्ति को देखते हैं, तो उसमें जब वो चेंज पाते हैं तो वो पान वाले से पूछते हैं और फिर वो पान वाला उस कैप्टन के बारे में बताता है, जो कि इस कहानी का तीसरा और मुख्य पात्र है। ठीक है, जो कैप्टन रहता है, अब सोचते होंगे कि कैप्टन के नाम पर आपके दिमाग में एक अच्छी पर्सनैलिटी आ जाएगी कि कैप्टन मतलब क्या, एक हाईली क्वालिफाइड और एक वेल सेटल्ड, एक वेल मैनर्ड, मतलब एक अच्छी पर्सनालिटी हम आपके दिमाग में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो कैप्टन बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, एक हष्ट पुष्ट इंसान नहीं है, बल्कि एक बूढ़ा और एक लंगड़ा इंसान है। ठीक है, मतलब उसका सही से वो चल भी नहीं सकता और वो काफ़ी धनी या ऊंचे वर्ग से भी नहीं था, वो बहुत निम्न और साधारण वर्ग से था और चश्मा बेचने का काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पान वाला है वो हालदार साहब को बताता है कि अगर चश्मा रियल का है और वो चेंज हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, और चश्मा रियल का है तो वो क्यों है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से वो कैप्टन का जिक्र करता है और कैप्टन के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इस लेसन में आप यहाँ पे आप देखेंगे भी एकदम साफ लिखा है कि हालदार साहब क्या करते थे, हर 15वें दिन अपने जो भी है कंपनी के काम के सिलसिले में क्या करते थे, उस कस्बे से गुजरते थे। अब आप सोच होंगे कि कस्बा क्या होता है, तो कस्बा आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखे भी हैं कि कस्बा को बताया गया कि कस्बा होता क्या है। ठीक है, कस्बा यानी कि एक ऐसी जगह होती है जो ना तो गांव की तरह होती है और ना ही शहर की तरह होती है। यानी गांव से थोड़ा सा वो विकसित होता है और शहर से थोड़ा सा वो इंटीरियर होता है। ठीक है, यानी कि गांव में जिस तरह से आपको रास्ते की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको अपने जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, ठीक है, जैसे बाज़ार है, सिनेमा घर है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें आपको गाँव में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको शहर में ईजिली मिल जाएगी। लेकिन कस्बा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, ये सारी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन हाँ, शहर की तरह बहुत आधुनिकता वहाँ पर नहीं होती है। तो जो गांव से थोड़ा बहुत विकसित होता है और शहर से थोड़ा सा मतलब कम विकसित होता है, वो जो क्षेत्र होता है वो कस्बा कहलाता है। यहाँ पर वो कस्बा की विशेषता ही बताया है कि कस्बा होता क्या है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कच्चे मकान नहीं, गाँव की तरह जो कच्चे मकान होते हैं वैसे कच्चे मकान नहीं बल्कि पक्के मकान होंगे। ठीक है, सीमेंट का कारखाना भी था, सिनेमा घर भी थे, सबसे बेस्ट चीज़ जो सबसे मेन थिंग है कि नगर पालिका थी वहाँ पे। ठीक है, नगर पालिका सबको पता है कि नगर पालिका क्या करती है, पूरे नगर के अंतर्गत जो भी कमियां रहती है उसको सुधारने का वो प्रयास करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर नगर पालिका थी और लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था। तो कस्बा की यहाँ विशेषता बताई गई है
कि और कस्बा क्या था, मतलब जिस चौराहे पर हालदार साहब रुकते थे पान खाने के लिए, कंपनी के काम से जब वो जाते थे तो एक कस्बे के चौराहे पर वो रुकते थे। तो यहाँ पर वो कस्बा के बारे में बता रहा है कि कस्बा मतलब उस क्षेत्र में मकान भी थे, सिनेमाघर भी थे, स्कूल्स भी थे, सब कुछ था। सब कुछ बताया उन्होंने कि क्या क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर वो जब कस्बे पे मतलब उस चौराहे पर जब वो रुकते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि चौराहे पर क्या है, नेताजी का एक चश्मा, एक सेकेंड, यहाँ पर जब वो चौराहे पर देखते हैं तो क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगी हुई है। यानी कि जब उस चौराहे पर वो रुकते हैं तो देखते क्या है कि चौराहा तो है लेकिन वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा है, और उस प्रतिमा और यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। सोचिए, यानी कि उस कहानी उस मूर्ति से या जो मूर्ति जिसकी है उसके बारे में नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और वो हिस्सा क्या, अभी आपको बताया गया है कि उस मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा जो कि संगमरमर का नहीं है बल्कि रियल का है। वो यही चीज़ जब वो देखते हैं, इस मूर्ति को देखते हैं तो वो यही उनके दिमाग में यही थॉट आता है कि हो सकता है कि जो मूर्तिकार है या तो उसको अच्छी जानकारी नहीं होगी, या तो उसके पास उपलब्ध उचित बजट नहीं होगा, और या तो जो लेटर वगैरह चिट्ठी पत्री है उसमें इतना टाइम बर्बाद हो गया होगा कि उसके पास टाइम नहीं होगा, जिसके कारण से क्या हो गया, जो इकलौते उस कस्बे में एक स्कूल रहता है, उसका एक जो इकलौता ड्राइंग मास्टर रहता है उससे वो मूर्ति बनवा दी गई रहती है, जिसके कारण से वो सब कुछ तो बहुत अच्छा बनाता है। नेताजी का मतलब नेताजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी बनाती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, उसकी हाइट भी मतलब रहती है और वो मूर्ति सुंदर भी लगती है, लेकिन वो सब कुछ बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन बस एक कमी उसमें कर देता है कि वो जो मूर्तिकार जो रहता है वो चश्मा उनका लगाना भूल जाता है। तो अगर वो बहुत प्रोफेशनल रहता तो शायद उससे ये गलती नहीं होती, लेकिन वो क्या था, वो तो सिंपल एक स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। इसी वजह से जब स्कूल में कुछ उस कस्बे के जो बड़े लोग होंगे, जब इलेक्शन का टाइम आया होगा, और लोग क्या करते हैं, अक्सर आपको पता ही है कि जो राजनेता लोग होते हैं जब पूरे टाइम शांत रहते हैं और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लगते हैं लोग सड़कें बनवाने, नालियाँ बनवाने, मूर्तियाँ बनवाने, तरह तरह के जनहित के कार्य करने लगते हैं। तो हो सकता है कि जब इलेक्शन का टाइम आया होगा तो जो ऊंचे वर्ग के लोग होंगे या जो रईस लोग होंगे या जो साहब लोग होंगे, वो लोगों ने सोचा होगा कि चलो यहाँ पर मूर्ति भी बनवा देते हैं ताकि ये भी क्या करे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित हो करे और लोग क्या करें, उनसे काफ़ी प्रभावित हो कि ये नेता कितना अच्छा है जिसने देशभक्तों का सम्मान किया। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया, किसी एक प्रोफेशनल मूर्तिकार को नहीं बुलाया, बल्कि क्या किया, उस गाँव उस कस्बे के एक स्कूल के हेड मास्टर को बुलाया और उन्हें ये काम सौंप दिया कि आप क्या करिए, आप उस मूर्ति को बनाइए। और वो मूर्तिकार भी क्या करता है, 1 महीने के अंदर मूर्ति को लाकर पटक देने का विश्वास करता है, यानी उसको पूरा ये विश्वास दिलाता है उन लोगों को कि हम क्या करेंगे, 1 महीने में आपको मूर्ति बनाकर दे देंगे, जो कि जैसा कि वो चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना तो बहुत बजट था और ना ही उनके पास टाइम था। तो इस वजह से जब वो मूर्तिकार ये बात कहता है तो उन्हें उनकी बात काफ़ी अच्छी लगती है और वो क्या करते हैं, वो उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। तो इसी वजह से वो मूर्तिकार प्रोफेशनल ना होने के कारण से वो मूर्ति तो बनाता है, मूर्ति काफ़ी सुंदर भी रहती है, जो कि आप यहाँ देखेंगे कि वो उसकी हाइट भी रहती है और वो सुंदर भी रहती है, और उसमें मतलब सब कुछ उसमें उसके अंदर सारी विशेषता रहती है। बस कमी यही रहती है कि उस पर जो चश्मा रहता है वो नहीं रहता है। यहाँ पे आप साफ देखेंगे, यहाँ लिखा है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक समान और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को क्या कर दिया गया था, पहना दिया गया था, यानी एक बहुत सामान्य सा, ठीक है, चश्मे का एक चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। और वो जब वो देखते हैं तो हालदार के चेहरे पर क्या होती है, एक मुस्कान भर जाती है कि वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा क्या है, वो रियल का है। ठीक है, और उसके बाद से वो जो जीप रहता है वो क्या करता है, वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ जाता है और पूरे रास्ते भर वो जो हालदार साहब रहते हैं वो उस मूर्ति बनाने वाले के बारे में सोचते हैं और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास, अब वो कौन सा प्रयास,
कि वो चश्मा तो भूल गया, लेकिन फिर भी नागरिकों ने क्या किया, उस पर रियल का चश्मा लगा दिया। तो नागरिकों का यह प्रयास क्या है, काफ़ी सराहनीय कहा जाने वाला है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, बल्कि उसकी भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल क्या हो गई है, मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है, यानी कि देशभक्ति, देखो राजनेता है, देश हित में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब मूर्ति की स्थापना करवाई या फिर उसका उद्घाटन कराया, तो ये नहीं देखा कि मूर्ति तो है लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है उनका चश्मा वो नहीं है। लेकिन नागरिकों ने इस बात को पे ध्यान दिया और उस पर संगमरमर पे उस रियल चश्मे को लगाया। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है। वो कौन सी भावना है, जो उस पर रियल का चश्मा लगा है, उस भावना का है। वरना देशभक्ति भी आजकल क्या है, मजाक की चीज़ बन गई है। वरना इतना ही अगर वो देशभक्त होते तो शायद उस मूर्ति में हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते और जो भी कमी हो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे कि लिखा है, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा क्या है, वो दूसरा। पहले मोटे फ्रेम का चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम का गोल चश्मा। हवलदार साहब ये कौतिक बढ़ा और पूछा, भाई ये आइडिया फ्रेम वाला गोल, मतलब ये जो आइडिया है वो किसका है? कि हर बार जैसे इंसान अपना चश्मा चेंज करते रहते हैं, वैसे ही अगर नेताजी भी का चश्मा चेंज हो रहा है तो ये किसका आइडिया है कि ये बार बार हो रहा है। तो ये आश्चर्य, उन्हें काफ़ी मतलब आश्चर्य होता है उस मूर्ति के इस बदलते हुए चश्मे को देखकर, और वो पान वाले से इसका कारण पूछते हैं। जब वो पान वाले से इसका कारण पूछते हैं तो वो उसको बताता है कि ये जो चश्मा है वो क्यों बदल रहा है, और वो यही बताता है कि चश्मा है वो कैप्टन एक चश्मे वाला है, वही इसे क्या करता है, बदलता है। तो हवलदार साहब को, जैसा कि हम सब बोले ना कि कैप्टन के नाम पर हमें याद आ जाता है कोई कैप्टन, तो हवलदार साहब ने भी सोचा कि कैप्टन हो सकता है कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आज़ाद फौज हिंद का क्या होगा, कोई एक सिपाही होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कैप्टन को कैप्टन की तरह समझते हैं कि हो सकता है ना, जैसे किसी को किसी के पोस्ट के नाम से बोला जाता है, तो हो सकता है कि वो भी अपने टाइम में कैप्टन होगा, या तो रिटायर्ड हो गया होगा या तो उनके नेताजी के टाइम का होगा, जिसकी वजह से वो क्या करें, उनके मूर्ति में जो कमी है उसको देखकर वो सुधारने का प्रयास कर रहा है। तो उनके दिमाग में यही रहता है, जब वो पान वाला बताता है कि ये जो कैप्टन है वो चेंज करता है, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हो सकता है कि वो जो कैप्टन है वो कोई भूतपूर्व सैनिक हो। अब यहाँ पर आप ये जो लाइन देखेंगे, इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये क्वेश्चन है कि पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पान वाले क्या है, पान में मुंह में पान ठूसा हुआ है, काला है, मोटा है, खुशमिजाज आदमी है, ये उसकी ये जो लाल काली बत्ती सी मतलब हमेशा उसके चेहरे पर दिखाई देती थी, हमेशा हंसता रहता था, और जब हंसता था तो उसकी लाल काली बत्ती सी दिखाई देती थी। तो ये पान वाले का चरित्र चित्रण है। तो जब वो हवलदार साहब उससे पूछते हैं, तो जब वो हंसता है तो उसकी टोन दिलती है, तो हंसते हुए वो बताता है कि ये जो है वो कौन चेंज कर रहा है। वो बोलते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो वो यही कहते हैं कि क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ में नहीं आया, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? तो वो यही कहता है कि जब कोई ग्राहक आ गया, समझो उसे चौड़े चकट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उस पर दूसरा बैठा दिया। तो यानी कि ये चीज़ देखिए कि कैप्टन जो रहता है वो क्या करता है, वो उस नेताजी की मूर्ति के नीचे अपना वो दुकान लगाता है और उस पर से एक चश्मा उठाकर नेताजी की आंखों पर रख देता है। और अगर कोई ग्राहक आता है और उसे वो डिमांड रहती है कि नहीं, मुझे ये सिंपल वाला चश्मा नहीं, जो नेताजी की आँख पे लगा है वही चश्मा चाहिए, तो वो क्या करता है, वो उसके पास कोई दूसरा पीस तो रहता नहीं है, तो वो उस चश्मे को निकाल कर उस ग्राहक को दे देता है और फिर से नेताजी की आँख पे दूसरा चश्मा लगा देता है। और शायद यही रीज़न होता है कि कभी कभी उनकी आँखों पर अलग अलग तरह का चश्मा जो है वो दिखाई देता है। कभी मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा, कभी तार वाला गोल चश्मा, कभी कोई चश्मा, मतलब किसी तरह का हर बार जब भी वो देखते थे उसका वो चश्मा चेंज नज़र आता था। तो इसीलिए, और जब वो पूछते हैं पान वाले से तो वो रीज़न बताता है कि चश्मा चेंज क्यों होता है, क्योंकि वो किधर से लाता, जो चश्मा कैप्टन है चश्मा बेचने वाला, वो जब उसे अगर कोई ग्राहक मांग रहा है तो वो किधर से लाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, जो भी ग्राहक की नीड होती है, अगर उसे वही चश्मा चाहिए जो नेताजी की आंखों पर लगा है, तो वो उन्हें वो चश्मा दे देता है
और नेताजी की आंखों पर दूसरा चश्मा बैठा देता है। इसीलिए चश्मा क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ वो चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर वो ये चीज़, अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति उसे क्या करती है, बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। या माना जाए कि बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है बगैर चश्मे की, तो इसीलिए वो क्या है, अपने छोटे से दुकान में गिने चुने सामानों में से, गिने चुने चश्मों के फ्रेमों में से क्या करता है, नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है ताकि उन्हें देखने में कोई भी असुविधा ना हो। तो यहाँ पर वो यही चीज़ दिखा रहा है कि कैप्टन कोई बहुत बड़े घर का नहीं रहता है, बहुत बड़ी उसकी दुकान नहीं रहती है, कोई भूतपूर्व सैनिक नहीं रहता है, बल्कि एक साधारण सा लंगड़ा सा इंसान रहता है, बूढ़ा इंसान रहता है, जिसकी एक छोटी सी दुकान होती है और उस दुकान में गिने चुने चश्मे के फ्रेम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, उन्हीं अपने कम सामानों में से अपने देश के लिए या देश में के प्रति जो प्रेम है वो दिखाता है कि इतने बड़े बड़े राजनेता और इतने उस कस्बे में रहने वाले उच्च वर्ग के लोग वो ये बात नहीं ध्यान देते कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दुकानदार वो ये देखता है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है और अपनी दुकान से वो चश्मा लाकर उनकी आंखों पर लगा देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने इस लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया जो देशभक्ति से कम नहीं है, फिर भी उसे एक उचित सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने, और साथ ही साथ यहाँ पर वो जो लेखक है वो ये भी चीज़ बता रहा है कि कैप्टन का जो चरित्र है, लेखक ने उसके द्वारा अनेक ऐसे देशभक्तों को भी याद दिलाया, लोगों के सामने उनका जिक्र किया है जो देश हित में काम तो करते हैं, यानी देशभक्तों को सम्मान दिलाने का कार्य तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो उचित सम्मान नहीं मिल पाता।